आखिर किस वजह से हमास ने इसराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को 5000 से ज्यादा रॉकेट फायर्स किए? हमास को ये कदम किस वजह से उठाना पड़ा और क्यों इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को ये बात कहना पड़ी कि ये जंग हमने नहीं शुरू की लेकिन इसे खत्म हम ही करेंगे? इसराइल और पैलेस्टाइन के दरमियान कौन हक पर है और कौन गलत है? आखिर ये एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हैं और इस जंग में ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या किरदार रहा है? बात करेंगे इस वीडियो में। नाजरीन, इसराइल और पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट दुनिया के मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स में से एक है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं सिर्फ न्यूट्रल रहकर फैक्ट्स एंड फिगर्स पर ही बात करूं ताकि कोई भी शख्स एतराज ना कर सके। वर्ल्ड वार 1 से पहले पैलेस्टाइन में किसी किस्म का भी तनाज़ा नहीं था। यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी पॉपुलेशन ज्यादा थी लेकिन ज्यूज और क्रिश्चियन भी इनके साथ हंसी खुशी रह रहे थे। इस वक्त ये पूरा एरिया ऑटोमन एम्पायर्स के कंट्रोल में था। अगर हम मैप पर नजर डालें तो ऑटोमन एम्पायर यूरोप से लेकर नॉर्थन अफ्रीका और मिडल ईस्ट के काफी सारे हिस्से पर फैली हुई थी, जिसको सल्तनते उस्मानिया भी कहा जाता है। कुछ अरब लीडर्स थे जो ऑटोमन एम्पायर के कवानीन से काफी तंग थे। वो खुद को ऑटोमन एम्पायर से आजाद करवाना चाहते थे। अपने इस ख्वाब को मंजिल तक पहुंचाने के लिए वो ब्रिटिशर्स से जा मिले, क्योंकि वो जानते थे कि ब्रिटिशर्स ऑटोमन एम्पायर्स के दुश्मन हैं। इसलिए उनको अपना आजादी वाला ख्वाब मुकम्मल होता हुआ नजर आने लगा। ब्रिटिशर्स ने उनसे वादा किया कि अगर वो जंग में ऑटोमन एम्पायर्स के खिलाफ ब्रिटिशर्स का साथ देंगे तो इसके बदले में उनको आजाद मुल्क बनाने दिया जाएगा। इस तरह का एक वादा ब्रिटिशर्स ने यूरोप में मौजूद ज्यूज से भी किया था। ज्यूज शुरुआत से ही एक ऐसी कौम रही है जिनका दुनिया में कोई पक्का ठिकाना नहीं था, यानी उनका अपना मुल्क कोई नहीं था। वो जहाँ भी रहते थे माइनॉरिटी कहलाते थे। यूरोप में मौजूद ज्यूज को बहुत मुश्किलात थी। उनको नफरत की निगाह से देखा जाने के साथ साथ उनको कई मकामात पर बेदर्दी के साथ कत्ल भी कर दिया जाता था। आखिर ज्यूज के साथ इतना जुल्म क्यों होता था? इसके पीछे सबसे बड़ा मसला रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट का था। कई सदियों से क्रिश्चियन ये मानते थे कि वो ज्यूज ही थे जिनकी वजह से जीसस क्राइस्ट की मौत वाकया हुई। यही वो मेन कॉन्फ्लिक्ट था जिसकी वजह से यूरोप में क्रिश्चियन ज्यूज को नफरत की निगाह से देखते थे और उन पर जुल्म करते थे। उस वक्त ज्यूज कौम का नेटवर्क इतना ही स्ट्रॉन्ग था जितना के मौजूदा दौर में है। वो पैलेस्टाइन में अपना अलग मुल्क बनाने की कोशिश को ज़ायोनिज्म का नाम देते थे। ज़ायोनिज्म की शुरुआत 1896 में थियोडोर हर्जल नामी एक शख्स ने की थी जो एक ज्यूज पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था। उन्होंने 1896 को एक बुक लिखी जिसका नाम द ज्यूइश स्टेट था। इसमें उन्होंने लिखा कि अगर यूरोप में मौजूद ज्यूज को सुकून की जिंदगी गुजारनी है तो उन्हें अपना अलग वतन बनाने के लिए कुछ करना होगा। शुरुआत में बहुत सारे ज्यूज इस कॉन्सेप्ट के खिलाफ थे। वो कहते थे कि हम एंटी सेमिटिज्म यानी ज्यूज के खिलाफ नफरत की वजह से हम अपनी कंट्री को नहीं छोड़ सकते। लेकिन देखते ही देखते ये मूवमेंट एक पॉलिटिकल शक्ल में तब्दील हो गई। दुनिया भर के ज्यूज पैलेस्टाइन का रुख करने लगे और उनको अपनी ही कम्युनिटी की जानब से फंड मिलने लगा। उनको अपने मुआशी हालात बेहतर करने और फैक्ट्रीज लगाने के पैसे भी दिए जाने लगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यूरोप में रहने वाले ज्यूज से भी वादा किया था कि वो उनको पैलेस्टाइन में अपनी कंट्री बनाने का मौका देंगे। फास्ट फॉरवर्ड करके अब हम चलते हैं 1917 में। वर्ल्ड वार 1 शुरू थी जिसमें ऑटोमन एम्पायर को बुरी तरह शिकस्त हो रही थी। 2 नवंबर 1917 को ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बाल्फर ने एक ब्रिटिश ज्यूइश कम्युनिटी के हेड लायनल वाल्टर रॉथस्चाइल्ड के नाम एक लेटर लिखा। इस खत में लिखा गया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि ज्यूज पैलेस्टाइन में आकर अलग कंट्री बना लें। रॉथस्चाइल्ड को ये यकीन दिलाया गया कि इस काम के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको मुकम्मल सपोर्ट करेगी और साथ ही साथ ये भी लिखा गया कि इससे यहाँ पर जो मुसलमान रह रहे हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। ठीक 1 माह के बाद ब्रिटिश सोल्जर आए और उन्होंने पैलेस्टाइन पर कब्जा कर लिया और ऑटोमन एम्पायर का 400 सालों की बादशाहत को खत्म कर दिया। पर सवाल ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ज्यूज को अपनी अलग रियासत देकर बदले में क्या लेना चाहती थी? असल में ब्रिटिश को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी कि ऑटोमन एम्पायर के जाने के बाद यहाँ एक ऐसी रियासत बने जो फ्यूचर में उनका साथ दे। इसीलिए उन्होंने ज्यूज कम्युनिटी से अलग रियासत का वादा तो किया था लेकिन बदले में ज्यूज से भी पुख्ता अहद लिया था कि वो अलग रियासत बनाने के बाद ब्रिटिशर्स का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। सदियों से यूं ही होता था कि जो कंट्री जंग में फतह हासिल कर लेती थी वो दूसरी कंट्री पर राज चलाने लगती थी जब तक कि वो खुद इंडिपेंडेंट ना हो जाए। वर्ल्ड वार 1 में ब्रिटिश के हिस्से में पैलेस्टाइन आया था। उन्होंने वहाँ ज्यूज कॉलोनी बनाने की बहुत कोशिश की और उसमें आगे चलकर कामयाब भी हुए।
लेकिन पैलेस्टाइन के लोग जो पहले ही उधर रहते थे उनका मानना था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमसे हमारी आजादी के बारे में एक बार भी नहीं पूछा। 1919 में आर्थर बाल्फोर ने एक मेमोरेंडम लिखा जिसमें उन्होंने लिखा कि पैलेस्टाइन में पहले से रहने वाले लोगों से उनकी मर्जी के बारे में पूछने की कोई जरूरत नहीं है। पैलेस्टाइन के लोगों की नजर में ब्रिटिश का ज्यूस कम्युनिटी के लिए बनाया जाने वाला कानून बहुत ही नरम था। दुनिया भर से ज्यूस पीपल के आने का सिलसिला शुरू हो गया। उन्होंने वहां अपने स्कूल बनाए, फैक्ट्रीज खोली और अपनी छोटी आर्मी ब्रिटिशर्स की मर्जी से बनाई जिसको हागाना के नाम से जाना जाता था। पैलेस्टाइन के अरब्स के पास ये सोचने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था कि ब्रिटिशर्स हमारी आजादी पर तो कुछ काम नहीं कर रहे बल्कि हमारी ही जमीन को दूसरों में तकसीम कर रहे हैं। कुछ सालों तक तो वो बर्दाश्त करते रहे, लेकिन 1939 में वहाँ के अरब्स ने आवाज उठाना शुरू कर दी जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खुद से गद्दारी समझा। पैलेस्टाइन के अरब्स को ऐसा करने पर बहुत दर्दनाक सजा दी गई। कुछ को अरेस्ट किया गया, कुछ लीडर्स को पैलेस्टाइन से निकाल दिया गया और कुछ को फांसी दे दी गई। लेकिन फिर भी पैलेस्टाइन के अरब्स ने अपनी स्ट्राइक खत्म ना की। इस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मामले का हल निकालने के लिए एक पील कमीशन तश्कील दिया। इस कमीशन ने पैलेस्टाइन में अनरेस्ट का ये सलूशन निकाला कि पैलेस्टाइन को 2 हिस्सों में तकसीम कर देना चाहिए, लेकिन इस फार्मूले को भी पैलेस्टाइन के अरब्स ने कबूल ना किया क्योंकि अनरेस्ट था ही इस वजह से कि पैलेस्टाइन डिवाइड क्यों हो रहा है। 1939 तक उनकी स्ट्राइक ब्रिटिश गवर्नमेंट के व्हाइट पेपर रिलीज होने तक चलती रही। इस व्हाइट पेपर में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पैलेस्टाइन के पिछले 20 सालों की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए एक पॉलिसी बनाई। इस पॉलिसी में सबसे पहले तो पील कमीशन को रिजेक्ट किया गया जिसकी वजह से अरब की स्ट्राइक खत्म हो गई। इसके अलावा पैलेस्टाइन में आने वाले नए ज्यूस पर पाबंदी आयद कर दी गई और जो ज्यूस पहले से पैलेस्टाइन में मौजूद थे इन पर जमीन खरीदने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। साथ ही ये फैसला हुआ कि अगले 10 सालों के अंदर पैलेस्टाइन को इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया जाए और वही ज्यूस लोगों की होम कंट्री होगी। ज़ायोनिस्ट के लिए ये व्हाइट पेपर ज्यूस और ब्रिटिशर्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर गया। उन्होंने व्हाइट पेपर को मानने से इनकार कर दिया और पूरे पैलेस्टाइन में ब्रिटिश गवर्नमेंट पर हमले शुरू कर दिए जिसमें कई लोकल पैलेस्टीनियंस भी मारे गए। ये हमले कई महीनों तक चलते रहे लेकिन फिर कुछ इससे बड़ा हुआ जिसने सबकी तवज्जो मरकूज कर ली। 1939 में वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हो गई। जहां ये जंग दुनिया भर में 6 करोड़ लोगों की जान ले गई, वहां हिटलर ने अपने डेथ कैंप्स में 60 लाख ज्यूस को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इस वाक़ये को होलोकास्ट भी कहा जाता है। 1941 से 1945 के दरमियान यूरोप में रहने वाले 66% ज्यूस को हिटलर ने दर्दनाक मौत देकर खत्म कर दिया था और बाकी रह जाने वाले ज्यूस के पास पैलेस्टाइन जाने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद ना था, क्योंकि एक तो ये उनके लिए बहुत होली प्लेस थी और दूसरा वहाँ ज्यूस कम्युनिटी पहले से आबाद थी। उन्होंने वहाँ ब्रिटिशर्स की तरफ से लगाई गई इमिग्रेशन की लिमिट के बावजूद पैलेस्टाइन की तरफ हिजरत करना शुरू कर दिया, पर वहाँ भी हालात ठीक नहीं थे। वहाँ व्हाइट पेपर के खिलाफ अभी तक ज़ायोनिस्ट ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे थे। उस वक्त पैलेस्टाइन में ज्यूस की तादाद 6,30,000 जबकि क्रिश्चियन की तादाद 1,43,000 और मुस्लिम कम्युनिटी की तादाद 11,81,000 थी। ये फिगर एक इटालियन जूइश डेमोग्राफर सर्गियो डेला ने दिए थे। देखा जाए तो उस वक्त यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी ज्यूस से डबल थी, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने पैलेस्टाइन के पार्टीशन प्लान में 55% जमीन ज्यूस को देने का प्रपोजल दिया। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इस प्रपोजल को 72% वोट मिले, जिसके बाद फाइनल कर दिया गया कि पैलेस्टाइन का कुल 55% हिस्सा ज्यूस को दिया जाएगा, जबकि यूनाइटेड नेशन ने आज तक इस बात की एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि सिर्फ 30% ज्यूस को 55% जमीन कैसे दी गई। उस वक्त यूएन की असेंबली में इंडिया की भी प्रेजेंस थी और इंडिया ने भी इसके खिलाफ वोट दिया। उस वक्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने भी यूएन के फैसले के खिलाफ आवाज उठाई और कहा था कि यूएन के इंडियन एम्बेसडर को ज़ायोनिस्ट की तरफ से रिश्वत ऑफर की गई थी कि वो उनके हक में वोट डाले। यूएन की रेजोल्यूशन को तमाम अरब कंट्रीज ने रिजेक्ट किया। पैलेस्टाइन में अब ज़ायोनिस्ट और पैलेस्टीनियंस आमने सामने
सामने आ गए। दोनों तरफ से एक दूसरे पर वार किए जाने लगे। क्योंकि ज्यूस की मिलिट्री बहुत स्ट्रॉन्ग थी तो पैलेस्टीनियंस उनका मुकाबला नहीं कर सके। 1948 को डेविड बेन गोरियन ने ऑफिशियली स्टेट ऑफ इजराइल बनाने का ऐलान किया और इसराइल के पहले पीएम बने। 1948 में तमाम अरब कंट्रीज ने मिलकर इसराइल पर हमले करने का फैसला किया, क्योंकि एक तो उन्होंने पहले ही यूएन में इसके खिलाफ वोट दिया था, दूसरा उनकी नजर में ये ब्रिटिशर्स का नया तरीका है कि हमारे मुल्क पर कब्जा जमा सकें। ये पहली अरब इसराइल वार थी जिसमें 5 अरब कंट्रीज एक छोटे से इसराइल पर हमला करती हैं, जिसको बने अभी चंद माह हुए थे, लेकिन इसराइल को वेस्टर्न कंट्रीज की सपोर्ट हासिल थी और इसमें कोई शक नहीं था कि उनके पास स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर थी। आखिरकार अकेले इसराइल ने 5 अरब कंट्रीज को शिकस्त दे दी। जंग खत्म हुई तो जो एरिया यूनाइटेड नेशन ने पैलेस्टाइन के लिए सिलेक्ट किया था, अब इसराइल ने उन इलाकों पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया। 1967 में दूसरी इसराइल अरब वार होती है, जिसमें इसराइल साइनाई पेनिनसुला, गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक और गुलान की पहाड़ियों पर कब्जा कर लेता है। इस सब के बाद पैलेस्टाइन के लोगों ने अपने लिए एक अलग मुल्क बनाने की कोशिशें शुरू कर दी और एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसको PLO का नाम यानी पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया। शुरू में ये ताकत का इस्तेमाल करके अपना हक लेने की कोशिश करते हैं। अपने मकसद को पूरा करने के लिए उन्होंने कई प्लेन्स और शिप्स भी हाईजैक किए। इसीलिए अमेरिका और इसराइल की जानब से PLO को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया गया। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंट्रीज भी थी जो इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानती थी। वो इनको सिर्फ रेवोल्यूशनिस्ट तस्लीम करते थे जो खुद का मुल्क बनाना चाहते हैं। 1974 में PLO को UN में ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है, इस बिना पर के ये पैलेस्टाइन के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। इसके बाद 1979 में इजिप्ट और इसराइल के दरमियान पीस टॉक्स कामयाबी से हो जाते हैं और इजिप्ट पहली अरब कंट्री बन जाती है जो इसराइल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करती है। इस पर इसराइल इजिप्ट को उनका साइनाई पेनिनसुला वापस कर देता है, लेकिन 2 साल के बाद इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर को मार दिया जाता है, इस वजह से कि क्यों उन्होंने इसराइल के साथ समझौता किया। इतने अरसे तक वेस्ट बैंक पर इसराइली ऑक्यूपेशन की वजह से काफी सारे ज्यूस वहाँ पर भी अपने घर बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इस पर एतराज किया क्योंकि ये 1947 के यूनाइटेड नेशन पार्टीशन प्लान के खिलाफ था। वेस्ट बैंक का एरिया पैलेस्टाइन के लिए रखा गया था, लेकिन इसराइल ने वहाँ पर भी कब्जा करके अपने लोगों को बसाना शुरू कर दिया। 1992 में एक बार फिर से इसराइल और PLO के दरमियान पीस टॉक्स होते हैं। PLO के लीडर यासिर अराफात और इसराइली प्राइम मिनिस्टर यित्ज़हाक रबीन भी PLO को रिकॉग्नाइज करते हैं और ये मान लेते हैं कि PLO टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। उस दौरान PLO भी स्प्लिट हो जाती है। उनका एक दूसरा ग्रोथ जो चाहता है कि इसराइल के साथ किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए, वो बन जाता है जिसको आज हम हमास के नाम से जानते हैं। दूसरी तरफ इसराइल के लोग भी अपने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ होकर कहते हैं कि PLO के साथ कोई भी नरमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इससे पीस टॉक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। PLO और इसराइल पहली बार आमने सामने आकर इस मसले को हल करने की कोशिश करते हैं। ये सबसे बड़ा मसला ये था कि वेस्ट बैंक में काफी इसराइल अपने घर बना चुके हैं, वो भी इसराइली हुकूमत की इजाजत से। इसका फैसला ये हुआ कि वेस्ट बैंक को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। एरिया A PLO के कंट्रोल में होगा, एरिया B दोनों के कंट्रोल में होगा और एरिया C सिर्फ और सिर्फ इसराइल के कंट्रोल में होगा। इससे ये साबित होता था कि 1947 में बनाया जाने वाला यूनाइटेड नेशन का पार्टीशन प्लान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। पैलेस्टाइन को सिर्फ वेस्ट बैंक में चंद गिने चुने टुकड़े ही मिल पाते हैं। आखिरकार PLO ने इसको भी तस्लीम कर लिया। इसके बाद 1965 में ऐसा वाकया पेश आया जिसने सारे पीस टॉक्स को बेमानी करार दे दिया। ज्यूइश एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने अपने ही प्राइम मिनिस्टर का कत्ल कर दिया। वो किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहते थे कि वेस्ट बैंक के आस पास भी कोई दूसरा पैलेस्टीनियंस बसे। 1996 में पैलेस्टाइन के पहले इलेक्शन होते हैं और पैलेस्टाइन की पहली हुकूमत बनती है, लेकिन हमास इस बात से खुश नहीं होता और वो इलेक्शन से बाइकआउट का ऐलान कर देता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो इसराइल में कई सुसाइड हमले भी करवाता है, जिससे इसराइल और पैलेस्टाइन के दरमियान बहुत ज्यादा नफरत हो जाती है। इस वाकये के बाद इसराइल ने इस इख्तलाफ से बचने के लिए वेस्ट बैंक में अपनी सेटलमेंट के इर्द गिर्द एक बहुत मजबूत कंक्रीट वाल खड़ी कर दी, जिसकी वजह से पैलेस्टीनियन पीपल का रहना और ज्यादा मुश्किल हो गया। 2006 में पैलेस्टाइन में दोबारा इलेक्शन होते हैं, जिस
جس میں حماس فتح حاصل کر لیتا ہے۔ اس وجہ سے PLO کی پارٹی فتح اور حماس کے درمیان ایک سول وار شروع ہو جاتی ہے اور پیلسٹائن دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ آج غزہ اسٹرپ پر حماس کی حکومت ہے اور ویسٹ بینک میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر PLO یعنی فاتح کی گورنمنٹ ہے۔ آج کل زیادہ جو اسرائیل اور حماس کے درمیان لڑائی ہوتی ہے ان میں اسی غزہ اسٹرپ سے اسرائیل کی طرف راکٹ فائرز کیے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اسرائیل نے غزہ اسٹرپ کے ارد گرد گھیرا تنگ کر کے ایک بہت بڑی فینس کھڑی کر دی۔ آج ہر دوسرے تیسرے سال حماس اور اسرائیل کی جنگ شدت اختیار کر لیتی ہے۔